हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को चैंपियन बैच वाली एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं और उससे संबंधित सारे चीज़ों को देखते हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरी देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो चैंपियन बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से पहले वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गुजरात साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था और उसके गवर्नर को किस नाम से जाना जाता था? बताना है कि गुप्त साम्राज्य के प्रांत को क्या कहा जाता था और उसके गवर्नर को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है भुक्ति, मतलब कि उस प्रांत को क्या भुक्ति और उपरी कहा जाता था, या विषय या विषयपति, या ग्राम या ग्रामिक, या फिर राष्ट्र और गुप्ता क्या कहा जाता था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भुक्ति और उपरी। यानी कि गुप्त साम्राज्य के प्रांत को भुक्ति और उसके गवर्नर को उपरी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देख लीजिए, गुप्त काल में साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। गुप्त काल में साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति या देश कहा जाता था। प्रांतों के शासक या गवर्नर को उपरी कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सीधे राजा करता था। तो उपरी की नियुक्ति कौन करता था? सीधे राजा करता था। जिलों को विषय कहा जाता था। उस समय जिलों को ध्यान रखिएगा विषय कहा जाता था और इसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और उसका मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। गुप्त प्रशासन में अधिकारियों के पद अक्सर वंशानुगत होते थे, यानी पिता के बाद बेटा और बेटा उसी पद पर बैठता था। तो यहाँ गुप्त साम्राज्य के जो पद हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, वंशानुगत, यानी कि पिता के मरने के बाद उसके बेटे के मरने के बाद उसके बेटे, ऐसे हुआ करता था। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, कनौज या फिर पाटलिपुत्रा? तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित किया था। कनौज स्थानांतरित किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा और राजनीतिक लाभ के लिए कनौज को अपनी नई राजधानी बनाए। यानी कि राजश्री इसकी बहन थी और इसकी बहन का जिससे शादी हुआ था उस राज्य को भी हर्षवर्धन को मतलब कि मिल गया था। यानी कि इसके जो बोल सकते हैं, इसके जो जिसका इसके दीदी से जिससे शादी हुआ था वो युद्ध में मारा गया था। तब जो है कि उन सभी साम्राज्यों को हर्षवर्धन अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो उसकी सुरक्षा और राजनीति लाभ के लिए वो क्या करता है, कनौज को अपनी नई राजधानी बनाया। और कनौज को उस समय महादेव नगर के नाम से भी जाना जाता था, जो वैभव का प्रतीक था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था और उसने कनौज की सभा में भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि जो चीनी यात्री हेनसोंग था ये किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज पर कब्जे के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष पूछता है कि किस किस के बीच हुआ था और किसके लिए हुआ था। तो ये कनौज पर अधिकार के लिए हुआ था, तीन राजाओं के बीच, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक ना? और इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है और ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ था। कनौज उत्तर भारत का प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बन गया था, जैसे कभी पाटलिपुत्रा हुआ करता था। तो देखिए, एक टाइम पे पाटलिपुत्रा जो था ये व्यापारिक और राजनीति का मुख्य केंद्र था। ठीक ना? आप सभी को पता होगा, ये पाटलिपुत्रा एक टाइम पे व्यापारिक और राजनीति का मुख्य केंद्र था। पाटलिपुत्रा के बाद फिर क्या हुआ कि कनौज एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बनकर उभरा पाटलिपुत्रा के बाद। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक संसद की व्यवस्था की गई थी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक संसद की व्यवस्था की गई थी? तो संसद किस अनुच्छेद में है बताना है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81। तो किसमें है संसद की व्यवस्था? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में जो है कि संसद की व्यवस्था दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है। भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति,
लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के ऊपरी सदन और राज्यसभा, सदन के ऊपरी सदन, स्थायी सदन, राज्यसभा को कहा जाता है और ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। निचला सदन लोकसभा को कहा जाता है, निचला सदन या अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि कोई भी कानून उसकी मंजूरी के बिना नहीं बन सकता। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ये कोई भी कानून की मंजूरी इनके बिना नहीं हो सकता, इनके मंजूरी के बाद ही कोई कानून पास होता है, ध्यान रखिएगा। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ये जो संसदीय प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद का मुख्य काम देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानूनों का बदलाव करना। तो आप सभी को पता होगा कि देश में जितने भी कानून बनते हैं ये संसद द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देख लीजिए, किसी भी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, तब जो है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, संयुक्त बैठक राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाया जाता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में कोई विधेयक पर विवाद हो चुका है, यानी कि एक मान रहा है एक नहीं मान रहा है, तो उस स्थिति में जो है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को, जैसे कि मैंने बताया। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है कि बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उसके जगह पे लोकसभा उपाध्यक्ष जो है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। अगर वह भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करता है, उपराष्ट्रपति कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उप सभापति जो है कि अध्यक्षता करते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। सभापति जो है कि लोकसभा अध्यक्ष ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, लेकिन राज्यसभा के उप सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। देखिए, धन विधेयक जो है, धन विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो चीज, संयुक्त बैठक और संविधान संशोधन में जो है कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अब तक भारत के इतिहास में केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तक भारत में केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेद के तहत नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो बताना है भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में भारत नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी इजी सवाल, आप सभी को पता होगा, जो है कि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब देख लीजिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आप सभी को पता होगा। भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, यानी कि एक ही नागरिकता पूरे भारत के लिए वैध है, यानी हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। और यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हम जो है कि सिर्फ भारत के नागरिक हैं, कोई भी राज्य के नहीं। नागरिकता देने या छीनने से जुड़ा कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल सांसद के पास है, अनुच्छेद 11 के तहत, ध्यान रखिएगा। यानी कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार सांसद को है, अनुच्छेद 11 के तहत। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था, जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि नागरिकता
अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1955 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। मतलब कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान की नागरिकता आपकी कैसी बनी रहेगी, नागरिकता कैसी आपकी, कैसे नागरिकता आपकी खत्म हो सकती है, ये सारी जो है कि नागरिकता अधिनियम के तहत आता है। नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। एक जन्म से, उसके बाद वंश से या पंजीकरण द्वारा, उसके बाद प्राकृतिक रूप से और किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर। तो इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। यानी कि आपका जन्म भारत में हुआ है, या फिर आपके वंशज जो है भारत के हैं, या फिर पंजीकरण के द्वारा यानी कागजी कार्रवाई के द्वारा, या फिर नेचुरली रूप से, या फिर अगर कोई भी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है, कोई भी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है, तो उस क्षेत्र के जितने भी नागरिक हो गए उनको जो है कि भारत का नागरिकता दिया जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के तहत। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई भारत के नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसका जो है कि भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 195 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 195 किससे संबंधित है? राज्यपाल की शक्तियों से, उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति से, राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते से, या फिर मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 195 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए और एमएलसी के वेतन और भत्ते से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है अनुच्छेद 195। 195 विधान परिषद, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के कितना वेतन और भत्ता मिलेगा, ये जो है अनुच्छेद 195 तय करता है। यह वेतन और भत्ता समय समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर तय किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इन सदस्यों का वेतन समय समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर तय किया जाता है। जब तक राज्य सरकार ऐसा कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक उन्हें पुरानी तय व्यवस्था के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। तो ये तो समझने वाली बात है। यह अनुच्छेद राज्यों के विधायकों को वित्तीय सुरक्षा देता है ताकि वे अपना काम बिना किसी दबाव के कर सके। केंद्र स्तर पर संसदों के वेतन और भत्ते से जुड़ा प्रावधान अनुच्छेद 106 में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर सांसदों के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद पूछेगा तो 106 हो जाएगा, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 195 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार आधिकारिक रूप से कब और कहां गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार आधिकारिक रूप से कब और कहां गाया गया था? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। और 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, 15 अगस्त 1947 दिल्ली में, 26 जनवरी 1930 लाहौर में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो देखिए वही कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगान के मतलब कि जन गण मन के रचयिता जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने इसे मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा था। तो ये मूल रूप से जन गण मन बंगाली भाषा में लिखा गया था। संविधान ने 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ध्यान रखिएगा, भारत जो है कि राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। मोस्ट इंपोर्टेंट, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान पूरा गाने का सामान्यतः 22 सेकेंड समय लगता है, यानी कि राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकेंड, 22 सेकेंड बोले सॉरी, 52 सेकेंड है। इसे पहली बार जनवरी 1912 में टैगोर की पत्रिका तत्वबोधनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसे पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो जनवरी 1912 में टैगोर की ही पत्रिका तत्वबोधनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना
में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर एक बार भी नहीं? तो बताइए प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष भी इसे कहा जाता है, और अखंडता। इन 3 शब्द को जोड़ा गया था पहली बार संशोधन करके। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या कुंजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या कुंजी कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल ढांचे को जो है कि नुकसान ना पहुंचे। तो ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया और कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान या उत्तर अंडमान या फिर दक्षिण अंडमान? तो बताइए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो सैडल पीक है ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अंडमान। ये जो सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये उत्तर अंडमान में स्थित है। सैडल पीक की कुल ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। ध्यान रखिएगा सैडल पीक की कुल ऊंचाई लगभग 732 मीटर है, जो पूरे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में सबसे ऊंची है। और यह चोटी सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरी हुई है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, यह चोटी सैडल पीक अच्छा यहाँ पर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछता है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा 10 डिग्री चैनल। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप इसी क्षेत्र यानी कि अंडमान सागर में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, आप सभी को पता होगा, वैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम विजयपुरम हो गया है। ध्यान रखिएगा विजयपुरम। और दक्षिण अंडमान में स्थित है। हाँ, जो ये पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिण अंडमान में है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्ष 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य जेबी कृपलानी? तो बताइए इसका नेतृत्व किसने किया था बारदोली सत्याग्रह का? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अब देख लीजिए यह सत्याग्रह गुजरात के किसानों पर प्रांतीय सरकार द्वारा 30% तक टैक्स बढ़ा देने के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन था। तो यह जो आंदोलन था यानी कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा गुजरात के किसानों पर जो है कि 30% तक टैक्स को बढ़ा दिया गया था, उसी के विरोध में यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण ब्रिटिश सरकार झुक गई और टैक्स को घटाकर
6.22% कर दिया गया। तो यह ध्यान रखिएगा, यह जो आंदोलन था सफल रहा था। इस आंदोलन की शानदार सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ध्यान रखिएगा, इसी आंदोलन की सफलता के बाद मिली थी। और यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। यह आंदोलन जो था कि पूरी अहिंसक रूप से ये आधारित था और ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। चलिए और भी है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनके उपनाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कराया था। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जितने भी भारत में रियासत थे उनको एकजुट करने का जिम्मेवारी सरदार पटेल को ही मिला था। तो ये सभी 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इतिहास में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष और किस अनुच्छेद के लिए हुआ था? किस उद्देश्य के लिए, सॉरी हम अनुच्छेद बोल रहे हैं। इतिहास में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष और किस मुख्य उद्देश्य के लिए हुआ था? ऑप्शन ए है 1930 असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए, मतलब कि गांधी इरविन समझौता, आप लोग समझ पा रहे हैं, गांधी और उस टाइम पे जो इरविन था भारत के वायसराय था, तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, उसे ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो ये किस लिए हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और वर्ष बताना है। इसके बाद है ऑप्शन बी 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, या फिर 1932 दलितों को आरक्षण देने के लिए, या 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था 1931 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था उसको समाप्त करना और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये समझौता हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच दिल्ली में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की बात मान ली थी, मतलब कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को इस समझौता के बाद स्थगित कर दिए थे। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हुई और गांधी जी अकेले कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए, यानी कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये कांग्रेस के तरफ से गांधी जी अकेले गए थे लंदन में, जहां पर कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और तटीय इलाकों में नमक बनाने की छूट देने पर सहमत हुई, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ कराने की मांग इसमें शामिल ना हो सकी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या हुआ था। तो ये जो सरकारी बंदी, मतलब कि जितने भी कैदी थे उनको रिहा करने और तटीय इलाकों में नमक बनाने की छूट देने पर जो है कि सहमत हुई सरकार। उसके बाद जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी, तो उस सजा को माफ नहीं करवा पाए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसी कारण कहा जाता है गांधी जी जो है कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को बचा सकते थे। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को 2 महात्मा कहा था। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसकी जगह अब कौन सी संस्था काम करती है? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी और जो है कि आप सभी को पता होगा अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है, उसके जगह पे कोई और संस्था काम करती है। तो कौन है वो संस्था? ऑप्शन ए है 1947 राष्ट्रीय विकास परिषद, या 1950 नीति आयोग, या 1952 वित्त आयोग, या 1956 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 और इसके स्थान पर
जो है कि नीति आयोग अब काम करती है, यानी कि इस योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था 2015 में, आप सभी को पता होगा। अब देख लीजिए, योजना आयोग की स्थापना पूछेगा तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को, और यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। यह क्या था? तो एक गैर संवैधानिक और सलाहकार संस्था था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहर ये प्रधानमंत्री, यानी कि जो हमेशा से प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। और इसके पहले अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री थे। इसका मुख्य कार्य देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना था, और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का मुख्य काम ही था पंचवर्षीय योजना बनाना। अभी तक टोटल भारत में ये 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। उसके बाद देख लीजिए, 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। योजना आयोग टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे अप्रोच पर काम करती है, जबकि नीति आयोग बॉटम टू अप, यानी कि नीचे से ऊपर और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, जो योजना आयोग था ये ऊपर से नीचे के अप्रोच पर काम करती थी, लेकिन वही नीति आयोग जो है ये नीचे से ऊपर की जो है कि अप्रोच पर काम करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताइए, लखनऊ समझौता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी सारे प्रश्न बनते हैं, आप सभी को अभी मैं बताऊंगा। 1907 में लखनऊ समझौते हुए थे, या फिर 1911, या फिर 1916, या फिर 1920? तो बताइए, 1907 में तो सूरत अधिवेशन हुआ था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा 1916 में हो जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, यानी कि लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 के में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इस समझौते के तहत जो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो है कि विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, वो फिर से एक होते हैं यही लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद हाँ, इनको एक साथ लाने का काम कौन करता है? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एक साथ लाने मतलब कि जो ये गुट अलग हुआ था, इनको एक करने की भूमिका जो है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी जो है कि समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एक बड़ी भूल जिसे बाद में एक बड़ी भूल माना जाता है। तो देखिए, तो इसी अधिवेशन में जो है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जा रही थी, तो कांग्रेस उस मांग को जो है कि स्वीकार कर लेती है, जिसे कि बाद में इसे बड़ी भूल कहा जाता है, क्योंकि यही भारत के विभाजन का मुख्य कारण बना था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को इस समझौते को कराने के लिए सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देखिए, अली जिन्ना को सरोजनी नायडू हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, लेकिन ये कहने लायक नहीं था। ये अली जिन्ना बहुत ही दोगले किस्म का इंसान था, आप सभी को पता होगा। इसी लखनऊ अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण के किसानों की बदहाली के बारे में बताया और चंपारण आने का न्योता दिया। तो ध्यान रखिएगा, जो गांधी जी चंपारण आकर चंपारण सत्याग्रह किए थे चंपारण के किसानों के लिए, तो उन्हें आने के लिए जो न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल, इसी अधिवेशन में वो गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे, तो वो चंपारण के किसानों के हालात को बताते हैं। उसके बाद उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रण करते हैं। तो उसके बाद गांधी जी चंपारण आते हैं, और यहाँ पर जो है कि 3/20 कट्ठे खेत पर अंग्रेजों द्वारा जो नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था, जिससे कि जमीन बंजर हो जा रही थी।
उसी के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और ये जो है कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था भारत में, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। आप सभी को पता होगा, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो बताइए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर यानी कि बुद्ध, बुद्ध कहाँ से थे? बुद्ध की बुद्ध का जो है कि जन्म कहाँ पे हुआ था और किस क्षेत्र से जुड़े थे, आप सभी को पता होगा, ये बिहार, ठीक ना। यानी कि महाबोधि मंदिर जो है बिहार में है। आप देख लीजिए, महाबोधि मंदिर बिहार के गया यानी कि बोध गया जिले में स्थित है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसी स्थान पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को जो है कि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोधि वृक्ष यानी कि यह एक पीपल का वृक्ष था। यानी कि देखिए, ज्ञान प्राप्ति यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नाम था सिद्धार्थ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो है कि बुद्ध से संबोधित किया गया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण पहली बार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण ध्यान रखिएगा, कौन करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। हालांकि वर्तमान ढांचा गुप्त काल या उसके बाद का माना जाता है। यानी कि मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर मंदिर का नींव जो रखा था अशोक ने रखा था, लेकिन बाद में इसे अभी जो वर्तमान में वहां पर ढांचा है यानी कि उसको और विस्तृत किया गया होगा गुप्तों के द्वारा, यानी गुप्त काल में। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, जिसकी 5वीं पीढ़ी वर्तमान में वहां मौजूद है। तो वहां पे जो अभी वर्तमान में पीपल का पेड़ है उसकी 5वीं पीढ़ी है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष की 5वीं पीढ़ी अभी वर्तमान में वहां पर जो पेड़ है। साल 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा, साल 2002 में महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में अपना राज्याभिषेक कराने के बाद किस किले को अपनी राजधानी बनाया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में अपनी राज्याभिषेक कराने के बाद किस जिले को अपनी राजधानी बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़, ठीक ना। छत्रपति जो थे ये अपना राज्याभिषेक कराने के बाद रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक 6 जून 1974 को रायगढ़ के किले में विद्वान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। कब हुआ था इनका राज्याभिषेक? तो 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में। किसके द्वारा? तो पंडित गंगा भट्ट के द्वारा, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक पहाड़ी पर स्थित है, जो सामरिक दृष्टिकोण से बेहद सुरक्षित और अजय माना जाता है। तो ये सुरक्षित था, जिस कारण से ही जो है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इसको राजधानी बनाए होंगे। शिवाजी महाराज के प्रशासन को चलाने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, यानी कि 8 मंत्रियों का एक समूह था, जिसमें पेशवा जो होते थे उसको प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री पद को पेशवा कहा जाता था, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर के खिलाफ युद्ध में गोरिल्ला युद्ध नीति यानी कि छापामार युद्ध प्रणाली का बेहतरीन उपयोग किया था। तो गोरिल्ला युद्ध नीति का जो है कि काफी उपयोग किए थे शिवाजी महाराज, जिसे छापामार युद्ध प्रणाली कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की आय के 2 मुख्य कर, चौथ यानी कि पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी अतिरिक्त 10% टैक्स। इसमें क्या था? देखिए, मराठा साम्राज्य जो है कि आय के उस टाइम पे जो इनकम टैक्स होता था उसके 2 इनकम टैक्स लेते थे, ठीक ना। एक चौथ जो पड़ोसी राज्य के सुरक्षा के बदले दिए जाने वाला
मतलब टैक्स था। इसमें जो है कि जब पड़ोसी कोई राज्य है तो उसको इनके राज्य द्वारा सुरक्षा दिया जाता था। उसके बदले उनको उस राज्य का 1/4 हिस्सा यानी उस राज्य के राजस्व का 1/4 हिस्सा मिलता था। और सरदेशमुखी जो है कि अतिरिक्त वहां पर सरदेशमुखी जो होता था 10% अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था जिसे कि सरदेशमुखी कहा जाता था। यानी कि वहां पर जो है कि मराठा साम्राज्य का आय का ये मुख्य 2 कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने यानी कि भारत के विदेश नीति का उल्लेख है। भारत के विदेश नीति या फिर अंतरराष्ट्रीय आप लोग शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद पढ़े होंगे, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? डीपीएसपी का सबसे लास्ट अनुच्छेद है। तो आप सभी को पता होगा डीपीएसपी जो है कि 36 से लेकर 51 तक है। तो सबसे लास्ट कौन हुआ? तो 51 हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 जो कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब देखिए अनुच्छेद 51 को भारत की विदेश नीति का आधार माना जाता है। अनुच्छेद 51 को भारत की विदेश नीति का आधार माना जाता है। अनुच्छेद सरकार को निर्देश देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा और राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण संबंध को बढ़ावा दे। भारत की प्रसिद्ध पंचशील नीति 1954 और गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी अनुच्छेद की भावना से प्रेरित है। तो पंचशील नीति 1954 में से जो हुआ था और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो इसी अनुच्छेद की भावना से प्रेरित है। और यह प्रावधान संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में आता है जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रहे कि नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं किया जा सकता। यह केवल सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक जो तत्व है ये अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं किया जाता है। यह जो है सरकार अपने मन से लागू करती है। ठीक ना, सरकार अपने मन से लागू करती है। आप सभी को पता ही होगा। यह इसको क्या कहा जाता है? गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित यानी कि जितने भी इसमें प्रावधान है वो गैर न्यायोचित है। जो है कि सरकार अपने मन से लगाती है, उसके खिलाफ आप अदालत नहीं जा सकते। आप अदालत से नहीं बोल सकते कि इसे लागू करवाइए। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आपका मौलिक अधिकार का रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा और आपका मौलिक अधिकार को लागू करवाएगा। लेकिन जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करवाएगा। इस चीज को आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय करने की शक्ति किसके पास है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर भारत का वित्त मंत्री। तो बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय करने की शक्ति किसके पास होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा संविधान का अनुच्छेद 110 में दी गई है। 110 में दी गई है जिसमें टैक्स लगाने, सरकार द्वारा कर्ज लेने या संचित निधि से पैसे निकालने जैसी बातें शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम होता है। इसे किसी अदालत, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक ना, ये लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, यानी इसको कोई बदल नहीं सकता। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी होती है। यानी कि देखो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले ये राज्यसभा में पेश नहीं होता है। राज्यसभा का क्या सीन है देख लीजिए। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। यदि वह 14 दिनों में पास नहीं करती तो उसे दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। तो देखिए राज्यसभा के साथ ये भेदभाव होता है। यानी कि धन विधेयक अगर लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। और अगर 14 दिन तक रोक लेती है
उसके बाद जो है कि रोकने से भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ये जो है कि विधेयक पास हो जाता है। और धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में जो है कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रदर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रदर्शनकारी कलाओं जैसे कि नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, 1953, 1954 या फिर 1956। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर 1953 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1953। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, लेकिन इसने आधिकारिक रूप से 1953 में कार्य करना शुरू किया। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, इसका स्थापना जैसे कि ऑप्शन में भी 1953 ही था। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में रहे 1952 तो 1952 ही करना है, क्योंकि स्थापना इसका 31 मई 1952 में हुआ था, लेकिन ये आधिकारिक रूप से कार्य करना 1953 में शुरू किया था। और इसका उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली रविंद्र भवन में स्थित है और यह वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। और यह अकादमी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को आधिकारिक मान्यता देती है, जैसे कि कथक, आप सभी को 8 नृत्य बता देता हूँ। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली ये केरल का है, और मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। उसके बाद ओडिसी ये उड़ीसा का है, मणिपुरी ये मणिपुर का है, और एक है सत्रिया ये असम का है। और भी कोई छूट रहा है क्या? और सब हो गया? हाँ, एक है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। 8 हो गया। इसके द्वारा दिए जाने वाला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसी प्रकार ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना पूछ लेगा तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड, भील, संथाल या फिर मुंडा? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है ये भील है, ठीक ना। इससे पहले गोंड था, लेकिन 2011 के बाद भील हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत के सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जिसकी आबादी लगभग 1.7 करोड़ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति आती है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का हिस्सा लगभग 8.6% है। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखिए, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। जबकि प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे आगे है। प्रतिशत के मामले में देखा जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में निवास करने वाले जनजाति में आगे है लक्षद्वीप और मिजोरम। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी ऐसे राज्य और यूटी है जहां कोई भी अधिसूचित यानी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 342 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रसिद्ध चरकुला लोक नृत्य भारत के किस क्षेत्र राज्य से मुख्य रूप से संबंधित है? चरकुला लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? बिहू क्षेत्र असम, वज्रभूमि उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर वज्रभूमि उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के वज्रभूमि क्षेत्र से संबंधित है चारकुला लोक नृत्य। अब देख लीजिए, चारकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा के आसपास के इलाकों का एक बेहद प्रसिद्ध और
कठिन लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा, ध्यान रखिएगा, किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी का एक बहुमंजिला पिरामिड, जिसे चरकुला कहते हैं, रखती है, जिस पर 108 जलते हुए दीपक रखे होते हैं। और यह नृत्य भगवान कृष्ण की भक्ति और राधा जी के जन्म की खुशी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भगवान कृष्ण की भक्ति और राधा जी के जन्म की खुशी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य, जैसे कि कालबेलिया और घूमर, ये राजस्थान के हैं। कालबेलिया और घूमर राजस्थान के हैं। गरबा ये गुजरात का है। लावणी जो है ये महाराष्ट्र का है। बिहू जो है ये असम का है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछता है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आप सभी को बता दूं, ये शास्त्रीय नृत्य नियमों से बंधे होते हैं, जबकि लोक नृत्य स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और आम जनता की खुशियों को दर्शाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य, जाहिर सी बात है, ये शास्त्रीय अधिकार मिला हुआ है, तो इसमें कुछ नियम होते हैं। लेकिन लोक नृत्य जो होता है, ये अपना जो है कि जो भी समुदाय मनाता है, जो भी क्षेत्र मनाता है, वो अपने मन से, जैसा उसका परंपरा है, जैसा परंपरा चलता आ रहा है, उसी हिसाब से अपना मनाता है। उसमें कोई नियम कानून नहीं होता है। आप सभी देखे होंगे कई सारी प्रथाएं हैं अभी भी, कई स्टेट में, कई क्षेत्र में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताना है। 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में, 7 अप्रैल 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1 जनवरी 1995 पेरिस, 15 मार्च 1950 लंदन। तो बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, इसका जो है कि 7 अप्रैल 1948 का इसका स्थापना हुआ था जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका स्थापना हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, और इसलिए हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसी के स्थापना दिवस पर विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसमें कुल 194 सदस्य देश हैं। कितने? 194 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्य काम दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल और महामारियों को रोकना। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो हम लोग के भारत के नई दिल्ली में स्थित है। WHO के सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक कहा जाता है। सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महानिदेशक कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रसिद्ध खेल बुल आई और प्रसिद्ध खेल शब्दावली बुल आई और मजल का संबंध किस खेल से है? बुल आई और मजल का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, निशानेबाजी, शतरंज या फिर मुक्केबाजी। बुल आई और मजल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, आई बोल रहा है, तो निशानेबाजी, यानी कि आंख से निशाना लगाया जाता है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। निशानेबाजी में टारगेट के बिल्कुल केंद्र बिंदु को ब्लू आई कहा जाता है, जहां हिट करने पर सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं। बंदूक या राइफल की नली के आगे अगले छोर जहां से गोली बाहर निकलती है, वो मजल कहते हैं। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खेल शब्दावली। क्रिकेट के सिली पॉइंट, LBW डक, सिली पॉइंट, LBW डक, ये क्रिकेट के हैं। उसके बाद टेनिस और बैडमिंटन के ड्यूस, एस, लव, यानी कि शून्य स्कोर के लिए लव का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी टेनिस या बैडमिंटन से है। गोल्फ, गोल्फ में बोगी, बर्डी, टी, ये गोल्फ से संबंधित शब्दावली है। शतरंज में है चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, ये जो है शतरंज के से संबंधित जो है कि शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कि भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पहले वर्ष 1954 में किन किन भारतीयों को दिया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, और जो भारत रत्न का स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था, और पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सी राजगोपालाचारी थे, और डॉक्टर CV रमन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आप सभी को पता होगा। भारत रत्न
जो है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक तांबे का बना होता है, जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिस पर प्लेटिनम से चमकता हुआ सूर्य और नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। तो ये प्लेटिनम का एक चमकता हुआ क्या होता है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, ठीक। और इसे सफेद रिबन के साथ गले में पहना जाता है, सफेद रिबन के साथ गले में पहना जाता है। एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता है, एक साल में 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 2014 में भारत रत्न मिला था। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें खेल के क्षेत्र में जो पहला व्यक्ति को मिला है भारत रत्न, तो ये सचिन तेंदुलकर है। और सबसे युवा व्यक्ति जो ये भारत रत्न मिला है वो भी सचिन तेंदुलकर ही है। और यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय अब्दुल गफार खान, जिन्हें 1987 में ये दिया गया था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बार जो गैर विदेशी को भारत रत्न दिया गया था, उनका नाम है अब्दुल गफार खान अब्दुल गफार खान, उन्हें 1987 में मिला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नो बकवास, तो आप सब इतना तो लाइक कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।